हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विथ हसीना अँड दिस इज युअर हसीना मॅम. आजच्या आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्डचा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द साइंस 2 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन उसके बारे में बात करेंगे. अगर मैं बात करती हूँ इस चैप्टर की, अतः ईयर एंड आने आ गया, आपको पूरा चैप्टर आता है सब कुछ, बट मैं कुछ स्पेशल नोट्स के साथ आई हूँ. ये नोट मैंने क्या किया है, आपका जो पूरा चैप्टर है वो पूरे चैप्टर को इस वन पेज में मैंने फिक्स किया है. सी यू कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग. हर एक डेफिनेशन मैंने इस पेज में फिक्स किया हुआ है. नॉट ओनली डेफिनेशंस, अभी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैं खुद अपने हैंड से लिखने वाली हूँ और आपको बेस्ट नोट्स प्रोव्हाइड होंगे. दॅट इज एक्झाम रेडी नोट्स. ओके, एक्झामच्या दिवशी हे नोट्स जर तुम्ही ओपन केलं, 2 मिनिटासाठी सगळं काही फोटोज एकदम नीट बघितलं, तुम्हाला बुकही उघडायची गरज नाही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज व्हिडिओ. थोडासा घसा बसलेला आहे, प्लीज इग्नोर इट. ओके, सो स्टार्टिंग विथ द चॅप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. सगळ्यात पहिले चॅप्टरचं नाव दॅट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब क्या वी नो, 9th मध्ये पण आपण स्टडी केला होता. दॅट इज ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब क्या? आपके पेरेंट्स के जैसे आपके आंखें हैं, उनके जैसे बोलने का तरीका है, हेयर्स का टेक्सचर हो सकता है, देखने में फेशियल एक्सप्रेशन भी सेम होगा. किसी के पेरेंट्स को डिम्पल है, उनके बच्चों को डिम्पल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो ये जो कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सी व्हाट इज हेरिडिटी? सी हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ही झाली तुमच्या फर्स्ट पैराग्राफची पहिली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ये पेपर में आई हुई है, इसको आप लोगों को क्या करना है? लर्न करना है. ठीक है, नेक्स्ट. अभी अगर आप लोग आपके बुक को ओपन करोगे, बुक में जो वो फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे हेरिडिटी के वो 2 लाइन है, उसके नीचे का जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का वो जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज करके यहाँ पर लिख रखा है. पेपर को जाने से पहले ये रीड करोगे, एमसीक्यू अगर आया तो वो पक्का आपका बनेगा. सी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ग्रेगोर मेंडल. ग्रेगोर मेंडल कौन थे? ही वॉज द पायनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. पायनर मतलब क्या? द फादर या फिर द वन हु हैव स्टार्टेड इट. ओके, जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किसी का है तो वो है मेंडल का. ऐसा क्यों? मेंडलची स्टोरी ऐकली का तुम्ही? सो मेंडल वॉज अ मॉन्क. कौन थे वो? मॉन्क. तो मॉन्क थे. सो ही यूज टू बी इन दैट प्लेस ओनली, राइट? वो टेम्पल वाले प्लेस में वो रहते थे. तो उन्होंने क्या किया? ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन वॉट? ऑन पी प्लांट, राइट? पी प्लांट मतलब क्या? हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज उसका नाम क्या है? पाइसम सटाइवम. पाइसम सटाइवम पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया. जब उन्होंने काम किया, उन्होंने 7 ईयर्स तक उस पर काम किया. काम करने के बाद उनको पता चला कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. तब वो सारा जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स, यानी रेशियो के फॉर्म में. बट एव्हरी सायंटिस्ट ॲट दॅट टाइम वॉज लाईक, असं सायन्समध्ये मॅथ्स कोण ॲड करतं? आपली जशी थिंकिंग असते ना फिजिक्समध्ये, मॅथ्स कोण ॲड करतं, सेम तशी थिंकिंग तेव्हाच्या सायंटिस्टचं होतं. मग कुणीच त्यांचं ऐकलं नाही. म्हणजे त्यांनी जे काही पब्लिकेशन दिली होती किंवा त्यांचं जे काही आन्सर दिलं होतं ते कोणीच ऐकलं नाही. अँड देन मग काय झालं? ही डाईड. काहीच त्यांचा रिझल्ट वगैरे आला नाही. मग नंतर 3 सायंटिस्ट आले, त्यांनी त्यांचा रिवर्क पूर्ण काढलं आणि जे काही त्यांनी काम केलं होतं परत जगासमोर आणलं. आणि देन त्यांचं वर्क काय झालं? पब्लिश झालं. आणि मग त्यांना नोबेल प्राइज दिलं गेलं त्यांच्या डेथ नंतर. समझलं? ओके, सी इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पायनर के लिए इतना सारा बड़ा स्टोरी बता दिया. ओके, सी फटाफट कवर करूयात. शॉर्ट, खूब जास्त शॉर्ट वीडियोचं ड्यूरेशन ठेवायचं मी ट्राई करें. सी नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सो ह्यूगो डी वेरिस, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपका म्यूटेशनल थ्योरी. म्यूटेशन कैसे होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म उन्होंने एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है वॉल्टर सुटॉन. वॉल्टर सुटॉन ने क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में होता है, ये उन्होंने बताया था इन द ग्रासहॉपर. नेक्स्टली एव्हरी मेकार्टी मेक्लिऑड यांनी सांगितलं होतं की डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनएच आहे जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन्फॉर्मेशन पास करतो, हे त्यांनी सांगितलं होतं. देन जेकॉब अँड मोनार्ड यांनी एक्सप्लेन केलं होतं प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस कसं होतं? व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस? हम आज देखेंगे. ठीक है, सो ये आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे एमसीक्यू आ सकते हैं, तो ये वो पार्ट है. ठीक है, अशाच्या असा लर्न करायचा आहे. ठीक है, नेक्स्ट. पुढं प्रोटीन सिंथेसिस अंडरस्टँड करायच्या आधी थोडंसं डीएनए अंडरस्टैंड करूयात. ओके, सी जर डीएनए बद्दल बोलूयात, डीएनए का जो फुल फॉर्म है आपको पता है, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? एक सेकेंड. सी इट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड.
अगर हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट है, सो इन डीएनए वी हैव राइबोज शुगर। कौन सी शुगर प्रेजेंट है? राइबोज शुगर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। एंड इसमें प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक आहे। या गोष्टी आपल्या डीएनए मध्ये प्रेझेंट आहेत। अगर मैंने आपको पूछा कि कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, सो वी हैव एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। हे 4 काय प्रेजेंट आहेत? आपले नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे इस डायग्राम को, या डायग्राम ला सी, ये जो आपको येलो में दिख रहा है, हाँ सो तुमचा फॉस्फेट ग्रुप। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर राइबोज शुगर। एंड ये जो सी वगैरह दिख रहा है, ये क्या है आपका? नाइट्रोजनस बेस, ठीक आहे। हे जे अख्खा एक सर्कल मध्ये ग्रुप बनवलेला आहे, तो असं तुमचं न्यूक्लियोटाइड, ठीक आहे। आता नाही एवढं इम्पॉर्टंट, बट तरी तुम्हाला एक सांगते, ठीक है। ये एक चेन होती है, ये दूसरी चेन होती है, और ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। इथपर्यंत क्लिअर? आता इथं अजून एक जे इम्पॉर्टंट आहे, दैट इज सी, जस्ट अ सेकेंड, सी ये जो दिख रहा है आपको, this one, adenine always, sorry, guanine always pairs with the cytosine, adenine always pairs with the thymine, that is A always makes bond with the T, G always makes bond with the C। उधर डबल बॉन्ड होता है A और T के बीच में, और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इथपर्यंत क्लियर? सी। आता आपण सबसे पहले डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे क्रोमोसोम में। ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम। वी नो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। किती क्रोमोसोम असतात? 46 क्रोमोझोम, राईट। जर आपण असं बघितलं तर 23 पेअर्स आहेत। 23 काय आहेत? पेअर्स। त्याच्यामध्ये ओके, आउट ऑफ दिस 23 पेअर्स वी हैव 22 ऑटोजोम, ऑटोजोम, आणि आपके पास एक पेयर होता है एलोजोम, एक पेयर होता है एलोजोम। इजी भाषेमध्ये जर सांगितलं, ऑटोजोम म्हणजे गर्ल और फीमेल, मतलब गर्ल और बॉय के बॉडी में वो क्रोमोसोम सेम होते हैं। सिर्फ ये एक पेयर डिसाइड करता है वेदर वो पर्सन मेल होने वाला है या वो पर्सन फीमेल होने वाला है, ठीक है। इथपर्यंत क्लियर? सी। अभी अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे वही चीजें बताई हुई है कि आपका साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद द ग्वानिन, थायमिन ऑलवेज पेयर्स विद द एडेनिन, ठीक है। या आप आपका डीएनए देख सकते हो। सी, अभी हम आपके चैप्टर, ओके। सो अब से हमारा यहाँ से क्या हो रहा है? चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ओके। बात करते हैं सेंट्रल डॉगमा की। सेंट्रल डॉगमा की अगर बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए। सिंथेसाइजचा अर्थ काय? बनवणे। तर आपण काय बनवणार आहे? प्रोटीन बनवणार आहे विथ द हेल्प ऑफ डीएनए थ्रू आरएनए। म्हणजे कुठे ना कुठेतरी डीएनएचा हेल्प घेऊन आरएनए काय बनवणार आहे? प्रोटीन्स बनवणार आहे। मॅम प्रोटीन्स का बनवायचे आहेत? बॉडी बिल्डिंग करनी है कि हमने तो सुना है जिम वाले प्रोटीन लेते हैं। सो यहाँ पर जिस प्रोटीन्स की बात हो रही है वो है आपके बॉडी के प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन कौन से है? इनमें होते हैं कोड। कैसे कोड? जैसे कि एक प्रोटीन ने लेके आया कोड, मतलब हर एक प्रोटीन ना अलग अलग चीजों के लिए कोड करता है, ओके। तो वो कोड कैसे होते हैं? आपके आईज का कलर हो गया, आपके हेयर्स का कलर कौन सा होगा, ये सब कुछ एक कोड फॉर्म में है। कोड्सला आपल्याला काय करायचंय? बनवायचे, राइट। इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। सो इधर डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से फिर क्या बनने वाला है? आपका प्रोटीन, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। होप्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सी, यहाँ पर सी सेंट्रल डॉगमा, इसमें आपका आ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन है? वी हैव टू लर्न ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन। या 3 थिंग्स आपल्याला अंडरस्टँड करायचे, पण त्याआधी थोडंसं बेस पेयरिंग बघूयात। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इन द केस ऑफ डीएनए, सी आई विल जस्ट जूम इट आउट। सी, इफ आई जस्ट टेल अबाउट डीएनए, डीएनए की अगर बात करते हैं, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस है? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। बात करते हैं अगर आरएनए की, आरएनए में वी हैव एडेनिन, ग्वानिन, युरॅसिल एंड साइटोसिन। आरएनए मध्ये फक्त कोण डिफरंट आहे? युरॅसिल हा डिफरंट आहे, ठीक आहे। आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं, एडेनिन हा नेहमी पेअरिंग करतो टी बरोबर, दॅट इज ए ऑलवेज पेयर्स विथ द टी, जी ऑलवेज पेयर्स विथ दी सी। यहाँ पर ए विल पेयर विथ दी यू अँड जी विल पेयर विथ दी सी। हे का सांगितलं? पुढे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन शिकताना तुम्हाला हे लागणार आहे, ओके। सी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, ए ऑलवेज पेयर्स विद दी टी, टी ऑलवेज पेयर्स विद दी ए, जी ऑलवेज पेयर्स विद दी सी। ये ऐसे उनके सामने उनके
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रेजेंट है। अगर मैंने इनको बोला ये क्या है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, समझ लो। ओके, अगर यहाँ पर सीक्वेंस आरएनए का होता तो टी की जगह पे क्या आ जाता, यू। जहां जहां पर यू हैव टी वहां पर क्या आ जाएगा, यू विल गेट यू, समजलं। फक्त आरएनए मध्ये टीच्या जागेवर कोण येणार आहे, यू। यू स्टैंड्स फॉर यूरैसिल, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ तक होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी सेंट्रल डॉगमा में 3 चीजें हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन यानी कुछ तो ट्रांसक्राइब करना। ट्रांसक्राइब म्हणजे काय, काहीतरी इन्फॉर्मेशन कॉपी करना। आता समझो आपके पास कोई तो फाइल है, उसको आपने इन्फॉर्मेशन को कॉपी की, कहीं और पेस्ट की, तो वैसा ही कुछ तो चीज़ चलने वाली है आपके ट्रांसक्रिप्शन में। वाई? बिकॉज आपका जो डीएनए है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। लाइक कि मैं सेल के न्यूक्लियस के बाहर नहीं आऊँगा, ऐसा कौन बोलता है, आपका डीएनए। सो इथं होणार काय, सी ये जो आपका डीएनए है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डीएनए, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, राइट। तो ये बोल रहा है कि मैं बाहर नहीं आने वाला। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारी सारी जो प्रोटीन्स बनने वाले हो, प्रोटीन का सारा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास। डीएनए बोलते हैं अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे पास आओ। ओके, सो डीएनए के पास से इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने वाला है आपका आरएनए। कौन सा आरएनए, एमआरएनए। सो यहाँ पर होता क्या है, सी ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, अभी डेफिनेशन देखते हैं आपकी बुक वाली। ओके, the sequence of nucleotide in the mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for the synthesis. The process of RNA synthesis is called as transcription. मतलब क्या, DNA का जो भी स्ट्रैंड है उसकी इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, कॉपी करके आरएनए मिलाना, आरएनए आएगा सेल न्यूक्लियस के बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है आपका आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये होता है आपका एक एंजाइम। क्या होता है, दिस इज वन ऑफ योर एंजाइम, ठीक है। सी ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड। क्या है ये, डीएनए का स्ट्रैंड। अभी होप सो ऐसा समझो फॉर एग्जाम्पल कि ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ओके, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी। तो उसको कॉपी करना है, यानी वो वाला स्ट्रैंड पूरा तरह से मुझे उसका सेम टू सेम कॉपी मुझे बनाना है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं इसको और ज़्यादा जूम करूँ तो ये आपका आई थिंक सो इट विल बी नॉट विजिबल, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये मेरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, सी ये आपका डीएनए का, मैं आपको ना यहाँ पर बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सी अभी हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में समझो ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको मैंने अनवाइंड किया। अनवाइंड मतलब क्या, ये ऐसा हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है, राइट, उसको अपन ने क्या किया, ओपन किया है। और ये क्या हमारे डीएनए के बेस पेयर से एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे जैसे आपका ये जो दिखाई दे रहा है आपको आरएनए पॉलीमरेज, ये समझो यहाँ से आ रहा है, व्हेनेवर इट इज रनिंग, ये जैसे जैसे आगे आगे जाता है ना, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। वापस से सुनो, व्हेनेवर दिस आरएनए पॉलीमरेज इज रनिंग ओवर दिस, ओके, तो ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। ऐसे ऐसे जब ये जा रहा है तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड, यानी ये जब यहाँ से जा रहा है तो ये आपके टी के सामने ऐड करेगा ए, ओके, ए के सामने ऐड करेगा यू, बिकॉज आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। सी के सामने ऐड करेगा जी, जी के सामने ऐड करेगा सी, टी के सामने ऐड करेगा ए, एंड ए के सामने ऐड करेगा यू। जब आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, सी जब आप ये जो नया अभी आपका बना है इसको जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये इसका कॉपी दिखाई दे रहा है। ए के सामने ये अभी आरएनए न्यूक्लियोटाइड है तो टी का ऑफकोर्स कौन होगा, यू। जी के सामने जी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, टी के सामने यू। तो आप क्या देख सकते हो, सिर्फ यू को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है, ऊपर वाले यानी
कोडिंग वाले स्ट्रैंड से सेम है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। यानी अभी ये जो नया स्ट्रैंड बना है ये ऊपर वाले स्ट्रैंड का डुप्लीकेट हुआ यानी इसने पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब कर लिया। क्या कर लिया, इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब कर लिया, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो आपका अभी नया बना है ये बना है आपका mRNA। अब ये प्रोसेस कहाँ चल रही थी, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे हमारे पूरा एंड हो जाता है, ये जो mRNA बना है ये न्यूक्लियस के बाहर आता है, इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, होप सो आपको ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वापस से देखो, तुमच्या बुकचा डायग्राम बघा। सी, ये जो दिखाई दे रहा है आपका कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना। जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे जाता है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। जैसे पूरी सीक्वेंस कॉपी हो जाती है तो एमआरएनए कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर कहाँ, इन दी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जब ये आ रहा है तो ये डीएनए का कोडेड मैसेज या फिर डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको लेकर आया है। ठीक है, सो दिस वाज योर ट्रांसक्रिप्शन। होप सो आपको ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सी, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, वी हैव ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद था आपका ट्रांसलेशन, देन वी वर हैविंग द ट्रांसलोकेशन। बट उसके पहले थोड़ा सा ट्रिपलेट कोडॉन, क्यों, देखो आगे आपको उसकी जरूरत है इसीलिए। सी, mRNA ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज। हमने देखा डीएनए का जो भी मैसेज था वो आरएनए आपका लेकर आ चुका है, विच आरएनए, स्पेसिफिकली mRNA। ठीक है, the code for each amino acid contain the 3 nucleotide, it is called as triplet codon। मैम अभी अमीनो एसिड कहाँ से आया, सी, जब भी अमीनो एसिड ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स के यूनिट ज्वाइन होते हैं तो उससे बनता है प्रोटीन। तर पहिले स्मॉल युनिट्स को हमको लाना पडेगा, राईट। तर ते आपलं कोणतं आहे, अमीनो ऍसिड। तर आता जे काही इन्फॉर्मेशन तुमच्या आरएनए ने आणलंय, ओके, किसने इन्फॉर्मेशन लाई है, आरएनए ने। ये आरएनए ने जो भी इन्फॉर्मेशन लाई है ये लाई है कोड में, और ये कोड जो है ना इट्स इन द फॉर्म ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। मॅम 3 न्यूक्लियोटाइड म्हणजे काय, हे बघा, AUG, ए म्हणजे काय, ॲडेनिन, यू म्हणजे काय, युरॅसिल, जी म्हणजे काय, ग्वानिन। तर हा AUG हा एक कोड है, ओके और इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड है। एज दिस इज हैविंग द 3 न्यूक्लियोटाइड, हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। समजलं का ट्रिपलेट बोलतो, कारण की 3 न्यूक्लियोटाइड आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय प्रेजेंट है, कोड प्रेजेंट है। ओके, सो ये कोड कहाँ से आया, अभी डीएनए के पास से आरएनए लेकर आया है। ठीक है, जैसे AUG है, मिथियोनिन है। ओके, सी, अभी यहाँ पर और एक चीज आपके बुक में लिखी हुई है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना इंडियाचे सायंटिस्ट होते, त्यांनी 20 अमिनो ऍसिड्सचे कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन डिस्कवरी करताना त्यांचा कॉन्ट्रीब्यूशन आहे। तो अगर आपको MCQ आता है, विच साइंटिस्ट हैव द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डिस्कवरी ऑफ 20 अमिनो एसिड्स, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। MCQ आलेला आहे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने एक चार्ट बनाया तुमच्या एवढं कामाचं नाही आहे, बट स्टिल सी, जी आणि इथला समजा जी, मग हे सगळे कुणासाठी कोड करणारे, ल्यूसिन, असे डिफरेंट कोड्स असतात। ओके, 3 कोड मिलके कोई तो भी एक प्रोटीन के लिए क्या करते हैं वो लोग, कोड करते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन समझलं असेल, 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, कोड है। ठीक है, ओके, होप सो आपको ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से क्लियर है, बट फिर भी और एक बार बताती हूँ मैं। ये जो दिखता है तुमच्या बुकचा डायग्राम है, राइट, ये आरएनए पॉलीमरेज है। मैंने जैसे कि बताया ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस में होता क्या है, डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है, डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होगा और वो बनाएगा mRNA। क्या बनाएगा, mRNA। डीएनए से mRNA बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बनता है यानी क्या, डीएनए का डिटो कॉपी वाला स्ट्रैंड हमको मिलता है, राइट। सेकेंड थिंग, ये होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज योर न्यूक्लियस। दिस हैपन्स इन दी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इज योर आरएनए पॉलीमरेज। रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट योर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, जो इस रिएक्शन को करवाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ एक चीज याद रखनी, दिस इज योर डीएनए। डीएनए से बन रहा है आपका आरएनए, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पुढे मी अजून एक प्रोसेस डिटेलमध्ये लिहून ठेवली आहे, ती एकदा बघूयात। सी, ये कौन है आपका, डीएनए का स्ट्रैंड। उसमें से समझो मुझे यही वाले स्ट्रैंड को क्या करना है, कॉपी करना है। हमको पता है डीएनए में
ये कौन होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कौन होता है, ए टी के साथ पैर करता है और जी सी के साथ। इफ दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, ये जैसे जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करेगा, मूव करते करते वो देखो यहाँ पे मूव हो रहा है, मूव होते होते अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ए है तो ए के सामने किसको लगाएगा, यू, टी है, टी के सामने किसको लगाएगा, ए। ऐसे करते करते ये जो स्ट्रैंड है ना वो आपकी बन रही सेम टू सेम किसके जैसी कॉपी होगी, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करना। कौन से न्यूक्लियोटाइड, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, ठीक है। जब फाइनली पूरा वो सीक्वेंस कॉपी हो जाता है, आपका एमआरएनए क्या हो जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप देखोगे ये हुई प्रोसेस कहाँ पर, न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस में बना आपका एमआरएनए, फिर वो एमआरएनए वापस से बाहर कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर ट्रान्सक्रिप्शन. होप सो तुम्हाला खूप नीट समजलं असेल, ठीक आहे. नेक्स्ट, आता हे आपण डेफिनेशन पण बघितली आहे. आता आपण नेक्स्ट आपलं ट्रांसलेशन है वो स्टडी करते हैं. ट्रांसलेशन, बात अगर करते हैं ट्रांसलेशन की, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए. अभी अभी हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए इन्फॉर्मेशन लेके आए, किसके पास से, डीएनए के पास से. तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है, ओके, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए. ह्याचा अर्थ काय मॅम, एमआरएनए ठीक आहे, अमिनो ऍसिड तुम्ही बोलले ठीक आहे, प्रोटीन्स बनवायला अमिनो ऍसिड लागतात. आता हा टीआरएनए कुठून आला, सगळं समझेल. सी, पहले मैं क्या करती हूँ, रिक्वायरमेंट पढ़ाती हूँ, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं वापस से डेफिनेशन पे आऊंगी, ठीक है. सी, ट्रांसलेशन, बात करते हैं अगर ट्रांसलेशन की, आपको लगेगा एक राइबोसोम, तुम्हारा एक राइबोसोम की गरज है. नेक्स्ट इज योर एमआरएनए. एमआरएनए ये अभी अभी कहाँ से आया है बन के, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनकर आया है. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से ये क्या हो गया, बन के आया है. दिस इज योर टीआरएनए. टीआरएनए के पास होता है यहाँ पर होते हैं एंटीकोडॉन्स. क्या होते हैं, एंटीकोडॉन. मतलब क्या, एंटीकोडॉन और कोडॉन का मतलब तुमको समझाती हूँ. सी, एक होता है कोडॉन और एक होता है एंटीकोडॉन. ओके, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन. अगर ये ए है, यू और जी है, हमको पता है ए के सामने हमेशा पैर कौन करेगा, आपका टी, यू के सामने ए और जी के सामने सी. ऐसे सारे जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं टीआरएनए पर, ठीक है. सो टीआरएनए क्या करता है, उसका एंटीकोडॉन को लेकर आता है. सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस आर व्हॉट, एंटीकोडॉन. एंटीकोडॉन घेऊन येताना तुम्ही इथं ऑब्झर्व करू शकता, हे पण काहीतरी आहे. हा कोण आहे, दिस इज योर अमिनो ऍसिड. हा कोण आहे, अमिनो ऍसिड. याचा अर्थ अमिनो ऍसिड कुठं असतात, टीआरएनएच्या वरती प्रेझेंट असतात, ठीक आहे. त्याला कोण घेऊन येतोय त्या अमिनो ऍसिडला, टीआरएनए घेऊन येत आहे. कशासाठी, इथं आपला एमआरएनएचे कोड्स तो रीड करणार आणि त्या हिशोबाने कोण येऊन बसणार त्याच्यावरती, टीआरएनए. सी, मैं आपको पहले प्रोसेस बताती हूँ फिर मैं डेफिनेशन पे आती हूँ. सी, हाँ कौन है, दिस इज योर एमआरएनए. अभी अभी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आया है, आपके डीएनए से, राईट. कुठून इन्फॉर्मेशन घेऊन आलाय, डीएनए, ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन ती कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे, कोड फॉर्ममध्ये. कोड कसे आहेत, ट्रिपलेट फॉर्ममध्ये, राईट, ट्रिपलेट, राईट. आता समजा हा वाला जो दिसतोय, दिस इज नथिंग बट योर टीआरएनए, ठीक है. हा कौन है तुमचा, टीआरएनए. टीआरएनए के पास क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडॉन. क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडॉन. मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन एमआरएनए पे है उसका आन्सर, एक असं समजा क्वेश्चन आहे आणि त्याचा आन्सर कोण घेऊन येत आहे, टीआरएनए. घेऊन येत असताना त्याच्या टिपवरती कोण बसलेला आहे, अमिनो ऍसिड. कोण असतो, अमिनो ऍसिड, ठीक आहे. सी, हा टीआरएनए आला, याच्यावरती बसला. फॉर एक्झाम्पल इथं नाव आहे ए यू जी, त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी इथं असणार आहे, त्यामुळे तो तिथं येऊन सेटल झाला. जसा हा इथं येऊन सेटल झाला, नेक्स्ट वाला येतो. नेक्स्ट वाला जसा येतो तसा हा राइबोसोम है ना पुढं पुढं होत रहता. ओके, जैसे जैसे आगे होता है ना, ये यहाँ पर आके सेटल हुआ, सेटल होने के बाद ये वाला निकल जाता है. फिर मैम इस ये वाला भी चला जाता है कि नहीं, यहाँ पर होता है क्या है, देखो जैसे ये वाला आएगा, सी दिख रहा है, हा आला, हा याच्यावरती सेटल होणार. हा जसा आला ना, हा वाला जो अमिनो ऍसिड आहे हा याच्याबरोबर एक अशी बॉन्ड बनवतो. काय बनवतो, बॉन्ड. आणि ही बॉन्ड कोणती आहे, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. काय बनवणार आहे, पेप्टाइड बॉन्ड. आणि असंच करत करत एक एक टीआरएनए येणार, जसा नेक्स्ट येणार तो टीआरएनए निघून जाणार आणि ती चेन अशी अशी कंटिन्यू होत एक मोठी आपल्याला पॉलीपेप्टाइडची चेन भेटते, ठीक आहे. सी, होप सो तुम्हाला नीट समजलं असेल.
जसं पूर्ण आपल्याला सिक्वेन्स भेटली, पूर्ण अमिनो ॲसिडची चेन भेटली, हा TRNA बाहेर निघून जातो, RNA पॉलिमरेज पण सेपरेट होऊन जातात आणि mRNA सुद्धा सेपरेट होतो आणि तुमचा अमिनो ॲसिडची चेन सुद्धा काय होती, सेपरेट होती. लक्षात काय ठेवायचंय, सी ही एक तुम्हाला डायग्राम आहे. हे काय mRNA राईट, हा कोण आहे तुमचा TRNA. बघा दिसतोय, जसा दुसरा TRNA आला तो मागचा जो TRNA होता त्याच्यावरचा जो अमिनो ॲसिड होता तो त्या TRNA बरोबर कोणती बॉन्ड बनवतो, कोणती बॉन्ड बनवतो, दिस इज नथिंग बट दिस इज युअर पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक आहे. आता याने त्याचं पेप्टाइड बॉन्ड, याने त्याचा अमिनो ॲसिड जॉईन करून दिला, मग हा काय होणार, हा इथून एक्सेट होणार आहे, एक्झिट होणार आहे. ओके, मग हा जसा इथं सेटल होणार, हा परत त्याच्याबरोबर काय बनवणार आहे, बॉन्ड बनवणार आहे. ठीक है, समझ में आया होगा होप सो आपको कि यहाँ पर बार बार क्या होता है, एक TRNA आया, उसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, अमीनो एसिड. फिर नेक्स्ट वाला TRNA जैसे ही आता है, दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के बीच में बना लेते हैं पेप्टाइड की बॉन्ड. जैसे पेप्टाइड की बॉन्ड बन जाती है, जो नया TRNA आने से पहले जुना वाला TRNA क्या हो जाता है, निकल जाता है. ठीक आहे, हे तुमचं होतं ट्रांसलेशन. हे काय होतं, ट्रांसलेशन. ठीक है, अभी हम लोग आते हैं आपके डेफिनेशन पर. सी ॲज पर द मेसेज ऑन mRNA, जशी जशी इन्फॉर्मेशन कोण घेऊन आलाय, mRNA. आपण बघितलं mRNA काय घेऊन आलाय, कोडेड मेसेज. अमिनो ॲसिड्स आर सप्लाइड बाय द TRNA. आपण बघितलं TRNA येताना सोबत कोणाला घेऊन येत आहे, इट इज ब्रिंगिंग दी अमिनो एसिड्स. ठीक है, फॉर दिस पर्पज अभी वो ऐसे ही आके बैठेगा कि नहीं, TRNA के पास क्या होता है, एंटी कोडॉन, और वो कोडॉन, एंटी कोडॉन किसका होता है, mRNA के कोडॉन का उल्टा. ठीक है, हैविंग द कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स, मतलब उल्टा ऑफ दी mRNA, अँड दिस इज कॉल्ड एज ट्रान्सलेशन. तुम्हाला एक्झामला पूर्ण प्रोटीन सिंथेसिस एक्सप्लेन करायला आली. सगळ्यात पहिले सेंट्रल डॉग्मा एक्सप्लेन करा, त्यानंतर ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन, आणि तुम्हाला ट्रिपलेट कोडॉनचा पॉईंट एक यूज करता आला तर तो पण एक यूज करा. ठीक आहे, हे सगळे शॉर्ट नोट सारखे तुम्हाला पेपरला येतील. फक्त ट्रान्सलेशन आला, डेफिनेशन लिहा, पॉसिबल झालं तर डायग्राम ड्रॉ करा. ठीक आहे, रिक्वायरमेंट असं मेन्शन करा, क्लिअर कट एकदम नीट, नाही का, स्वच्छ नीट नेटकेपणाने तुमचा पेपर तुम्ही राईट करा. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे तुम्हाला ट्रान्सलोकेशन. ठीक आहे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द राइबोसोम, ड्यूरिंग द प्रोसेस राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनादर. ओके, आता अपन बघितलं, सी यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये कौन है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज योर mRNA. mRNA के पूरे एंड्स में ना ऐसा राइबोसोम मूव करते रहता है. कैसे मूव करता है, एक ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्टेंस में, आणि हाथ जो है ना डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन. कि ये जो उसकी प्रोसेस है, ये जो उसकी मूवमेंट है, कि जैसे जैसे वो आगे आगे मूव होता है वैसे वैसे TRNA आगे सेट होता है. तो वो कैसे मूव होता है, एक ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्टेंस वो रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन करने के लिए भी किस किस की जरूरत है, वी नीड राइबोसोम, वी नीड mRNA, वी नीड TRNA. म्हणजे ट्रान्सलेशनच्याच प्रोसेसमध्ये ट्रान्सलोकेशन सुद्धा काय चालू आहे, साइमल्टेनियसली चालू आहे. ठीक है, होप सो ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब ये सेंट्रल डॉग्मा, इसको वापस एक बार देखो. सेंट्रल डॉग्मा का मतलब हमने देखा, DNA, DNA से बन रहा है RNA, और RNA से बन रहा है प्रोटीन, RNA से बन रहा है प्रोटीन. अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, DNA से RNA बनने को मैंने तो बोला था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, RNA से प्रोटीन बनने को हम बोले थे ट्रांसलेशन. ठीक है, ये जो पूरा इंटायर प्रोसेस है DNA से प्रोटीन तक की जर्नी, इसको हमने पूरे को क्या बोलना है, सेंट्रल डॉग्मा. आया समझ में. एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला सेंट्रल डॉग्माची डेफिनेशन विचारली, काय विचारलं, सेंट्रल डॉग्माची डेफिनेशन. ओके, सेंट्रल डॉग्मा की क्या पूछिए, डेफिनेशन. क्या करोगे, यहाँ पर इसको सेंट्रल डॉग्मा की डेफिनेशन लिखो. पहले क्या लिखना, डेफिनेशन, उसके बाद एक डायग्राम ड्रॉ करो. कौन सी डायग्राम ड्रॉ करोगे, यही वाली, DNA ऐसा लिखो, उसके आगे ऐसे लाइन करके लिखो. यहाँ पर लिखोगे आप लोग ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, त्यानंतर इथं लिहा RNA. फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रान्सलेशन. मग इथं काय लिहिणार, प्रोटीन. आणि असं DNA असं रिवर्ट करून इथं लिहा रेप्लिकेशन. काय लिहिणार आहे, रेप्लिकेशन. यानी मुझे DNA से DNA बनाना तो मैं करूंगी रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनाना तो मैं करूंगी ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनाना तो मैं करूंगी ट्रांसलेशन. होप सो सेंट्रल डॉग्मा तुम्हाला क्लिअर आहे. ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन अति महत्त्वाचं आहे, ते पेपरला विसरून जायचं नाही. समजलं, ओके. सो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज योर म्यूटेशन. म्यूटेशन, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. दी सडन चेंज, अचानक से कोई तो चेंज हुई, किस में, इन दी जीन.
Sometimes any nucleotide of the gene change its position that cause a minor change and it is known as mutation. याचा अर्थ काय, आत्ताच आपण स्टडी केला की हा काय तुमचा फॉर एक्झाम्पल दिस इज योर डीएनए का बेस पेयर, ये ए है, ये टी है और ये जी है. बट फर्टिलाइजेशन के वक्त जब गैमेट्स की मिक्सिंग हो रही थी, मतलब स्पर्म एंड ओवम की जब गैमेट्स की मिक्सिंग हो रही थी, सिनेप्सिस नाम का एक फेज होता है सेल डिविजन में, तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कैरेक्टर्स का रिकॉम्बिनेशन होता है. तब ऐसा हो सकता है इस ए की जगह कोई और आ गया, यानी ए होता म्हणजे तो बाय मिस्टेकली जी आला, न्यूक्लियोटाइड चेंज झाला. चेंज झाल्याने ही समजा हा एटीजी एक इन्फॉर्मेशन घेऊन आला होता, राईट, पण त्या एच्या जागेवर आता चुकून जी आला, मग इन्फॉर्मेशन काय झाली, चेंज झाली. तर तो इन्फॉर्मेशन जे आणलं होतं तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, चेंज. तो चेंज होने की वजह से एक कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ सकता है. वो बड़ा चेंज भी हो सकता है, वो छोटा सा चेंज भी हो सकता है, वो गुड चेंज भी हो सकता है, वो बैड चेंज भी हो सकता है. ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन. समझ में आया. यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके बुक में, जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया क्या है, म्यूटेशन का एग्जाम्पल है. एग्जाम में म्यूटेशन मतलब पूछा, डेफिनेशन लिखो, विथ एग्जाम्पल लिखना है. एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन किया होगा, विथ एग्जाम्पल या नहीं किया होगा, फिर भी आपको एग्जाम्पल लिखकर आना है. समझ लो. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन, कौन है, सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी हम लोग बात करते हैं हमारे एविडेंसेस के बारे में. ओके, एविडेंस से पहले हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में. किसके बारे में, एवोल्यूशन. ठीक है, सुनो, एवोल्यूशन के डेफिनेशन की बात करते हैं. एवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन, जस्ट अ सेकेंड, the formation of the new species due to the changes in the specific characters of the several generation of a living organism. It is a response to a natural selection. It is called as evolution. इसका मतलब क्या है, हम लोग पहले कौन थे, monkeys, we know, right? So monkeys से humans बनने की जर्नी बहुत बड़ी थी, right? थोड़े थोड़े चेंजेस हुए, कभी नहीं क्या पोस्चर स्ट्रेट हुआ, फिर बाद में टेल बोन गई, ये सब चीज़ें जो चेंजेस हुई ये स्लोली हुआ या अचानक से हो गया. ग्रेजुअल एंड स्लो चेंज होता है आपका एवोल्यूशन, राइट. तो स्लो चेंज करते गए और फिर हम लोग बने, राइट. सो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है या फिर कोई नई चीज़ बन रही बहुत सारे चेंजेस के बाद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन. यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं, राइट. यहाँ पे नीचे हम लोग आप देख सकते हो हम लोग को, राइट. आता तुमच्या बुकमध्ये वो एवोल्यूशन वाला जो पेज है, थर्ड पेज, उस थर्ड पेज में बहुत सारी हिस्ट्री दी हुई है. वो हिस्ट्री को मैं एक चार्ट में आपको फिनिश करूंगी. ठीक है, सो अभी बात करते हैं उस चार्ट के बारे में. ठीक है, तो बात करते हैं आपके उस हिस्ट्री के बारे में. हिस्ट्री से पहले आपके बुक में ना उसी पेज में एवोल्यूशन के 3-4 अलग डेफिनेशंस दिए हुए हैं. आप ये वाला भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम्ही हा वाला पण लिहू शकता. जस्ट अ सेकेंड, सी की एवोल्यूशन is gradual change occurring in living organism over a long duration. समझ लो. ओके, सी अभी मैं बात करती हूँ हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्लो होता है, आपको याद रखना है. ओके, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है, स्लो प्रोसेस, ये भी आपको एक याद रखना है. अभी मैं बात करती हूँ हिस्ट्री के बारे में. सी तसं तर आपल्याला कुणालाच हिस्ट्री आवडत नाही, तुम्हालाही माहिती आहे, मलाही माहिती आहे, राइट. सो एवोल्यूशन की हिस्ट्री को देखो. सबसे पहले ये जो स्टार्स है, स्टार्स हो गया आपका प्लैनेट, उसमें वो उससे स्टार्स से चेंजेस आई, यानी स्टार्स में चेंजेस आई, उससे बने प्लॅनेट्स. सगळं फ्लोचार्टच्या फॉर्ममध्ये बनवणार आहे मी. उसके बाद स्पेस से उसमें चेंज आई, उससे बने बायोस्फीयर. ओके, ये जो दोनों है इनके जो भी चेंजेस है उसको स्टडी किया. ओके, इससे हमको एवोल्यूशन में हेल्प हुई, यानी एवोल्यूशन कसं आहे काय आहे त्याची इन्फॉर्मेशन गॅदर करण्यात हेल्प झाली. त्यानंतर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ है, देखो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तुम्ही नव्हत्या, मीही नव्हती. ओके, ओशंस, ओके, इसमें सिंपल एलिमेंट्स थे. क्या थे, सिंपल एलिमेंट्स. ये जो भी सिंपल एलिमेंट्स थे इसमें दो चीज़ें थी, एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, ऑर्गेनिक, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे.
इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, डन। ये जो सिंपल एलिमेंट्स थे ये कन्वर्ट हो गए इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से हैं? आपके प्रोटीन्स एंड योर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड म्हणजे कोण? योर डीएनए एंड आरएनए, राइट? ओके, सी अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन दोनों का जो भी मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर, इट इज, ठीक है, इसका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर से क्या बना है आपका फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अब उसमें से कुछ सराउंडिंग में रहे, कुछ नहीं रहे, ओके। हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री सा पार्ट है तो तुम्हें प्लीज रीड करून घ्या। बाकी अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एविडेंसेस की। एविडेंसेस, प्रूफ कि पक्का हमारे कोई ना कोई तो कॉमन एंसेस्टर थे क्या, क्या हम लोग सच्चे में मंकी से इवॉल्व हुए या नहीं, वो सारे अभी हम लोग क्या देखेंगे, एविडेंसेस देखेंगे, ठीक, कि एवोल्यूशन सच्ची में हुआ है, हम इनसे आए हैं, हम ऐसे थे, ये सारी चीज़ों का एविडेंस चाहिए। बिना प्रूफ के तो कोई भी नहीं मानता है, राइट? सो सबसे पहले आपके पास एविडेंस कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल, अगर आपको ये वर्ड का मीनिंग पता हो, मॉर्फोलॉजी मतलब आपको कोई भी पर्सन कैसा दिखता है, तुम्ही कोणाला बघताय तो पुढचा व्यक्ती तुम्हाला कसा दिसतोय, तुमचा फ्रेंड तुम्हाला कसा दिसतोय, तो ती जी काही इमेज है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ओके। सो अभी यहाँ पर आपके बुक के रिस्पेक्ट में, एनिमल्स के रिस्पेक्ट में जो भी डेफिनेशन दी वो हम लोग रीड करते हैं। इन एनिमल्स दी सिमिलैरिटीज, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज, सच एज द पोजिशन ऑफ द माउथ, द आईज, द ईयर पिना एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर। ऑल्सो इन द प्लांट्स सी द सिमिलैरिटीज सच एज द लीफ का शेप हो गया, वेनेशन हो गया, पिटियोल हो गया, ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि कहीं से कहीं ना कोई तो क्या हो गया, इन इवॉल्व है। यानी समझो, कैट लो, डॉग लो, फॉक्स लो, इनके आइज का पोजीशन, इनके नोज का पोजीशन, इनके बॉडी का जो भी हेयर है वो सारा कहीं ना कहीं तो सेम है। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि इन लोगों का कोई ना कोई तो कॉमन एंसेस्टर है, उनसे ये लोग इवॉल्व है। वैसे अगर प्लांट्स की बात करते हैं, इनका वेनेशन का पैटर्न हो गया, इनका शेप हो गया, इनसे पता चलता है कि इन प्लांट्स के लीव्स का भी कोई ना कोई तो क्या है, एंसेस्टर है, ठीक है। सो इससे हमको क्या पता चला, हम देख के बता पा रहे हैं कि बाबा हाँ, इन लोगों को कोई तो कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एनाटॉमिकल एविडेंस। सी नेक्स्ट है आपके पास एनाटॉमिकल एविडेंस। सबसे पहले एनाटॉमी मतलब क्या? एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन्स। एनाटॉमी यानी स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने एनाटॉमी का डेफिनेशन बताया, ओके। तो अभी एनाटॉमिकल एविडेंस यानी बोन्स को देख के हम प्रूफ करेंगे कि यार सच्ची में क्या ये लोग हमारे पूर्वज थे, क्या वो लोग हमारे जैसे हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो हम लोग प्रूफ करेंगे। सो डेफिनेशन देखो, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलॅरिटीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सुपरफिशियल सिमिलॅरिटी? असंच तुम्ही बघितलं, जर हे बोन्स तुम्ही बघितलं, सी ह्युमन हँड हो गया, फोर लेग ऑफ फॉक्स हो गया, पॅटेजियम ऑफ बॅट, फ्लिपर ऑफ वेल, असंच बघितलं तर मला काय कळतंय का? काहीच मला सेम वाटत नाही मॅम, हे तर स्ट्रक्चरच डिफरंट आहे आणि सगळ्यांचा वापरही डिफरंट आहे, आपल्याला माहिती आहे। सी बिटवीन द हँड, फोर लेग ऑफ फॉक्स, फ्लिपर ऑफ वेल, पॅटेजियम ऑफ बॅट, ऑल्सो द यूज इज डिफरंट, माहिती आहे आपल्याला। ऑक्स कशासाठी वापरतो, बॅट तर फ्लाईंगसाठी वापरतो, आणि काय त्याचं नाव, वेल तर स्विमिंगसाठी वापरतो, आपण तर खायला, काही पिकअप करायला, काही पण, म्हणजे आपले सारे ॲक्टिव्हिटीज मोस्ट ऑफ द थिंग्स हँड से होते, लिखना बोलो, पढ़ना बोलो, राइट? बट द सिमिलॅरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, जॉइंट्स बघू शकतो इथे बघा, जो जॉइंट्स है, ओके, इनमें जो बोन का ये है कि यहाँ पे देखो, पहले एक बोन है आपका, राइट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो ये जो है ना, जॉइंट्स हो गया, बोन का शेप हो गया, इससे हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तो कोई तो कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ओके। सो इसीलिए बोन के ऊपर से हमने पता किया, इसलिए हम इसको बोलेंगे एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है, डन। नेक्स्ट है अभी वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल, मैम क्या ये लोग वेस्ट होते हैं? यस, ये लोग वेस्ट है, लेकिन हमें किसी भी यूजफुल भी हो सकते हैं, यही ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिकोड करेंगे। सी सबसे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो हमारे कोई काम का नहीं। डेफिनेशन देखते हैं, द डीजनरेटेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीजनरेट? डीजनरेट यानी जो गायब हो गया, या फिर जो पहले था अब वो गायब हो रहा है, ओके। या फिर अंडर डेवलप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंडर डेवलप? हमारी बॉडी कैसी है ना, जो भी चीज़ यूज़ की नहीं है उसको निकालने पे तुला हुआ है। जैसे कि अगर आप ब्रेन यूज़ नहीं करोगे तो ब्रेन भी चला जाएगा, ओके। सी अंडर डेवलप
युजलेस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. अशा ऑर्गन्स जे आपल्याला आपल्या बॉडीला आता गरज लागत नाही, ते युजलेस आहेत. मग एक तर बॉडी त्यांना काय करते, रिमूव्ह करून देती, किंवा वो उनको अंडर डेवलप रखते हैं, यानी डेवलप नहीं करती, बिकॉज उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके पीछे मैं काम क्यों करूँ. ओके, तो ऐसे कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, लर्न ठेवायचं आहे. सी, ये कौन आहे आपका, अपेंडिक्स. दुखतं ना, खूप जणांचं ऑपरेशनही झालं असेल. नेक्स्ट, ये कौन है आपका, विजडम टीथ, अक्कल दाढ, राइट, विजडम टीथ. ओके, दिस इज योर कॉकिक्स, दैट इज टेलबोन. कॉकिक्स बोलो या फिर टेलबोन बोलो, माकड़ हाड़, राइट. दिस इज योर ईयर पिना, ईयर पिना. ये सारे विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट ये लोग यूजफुल है. किस में यूजफुल है, इन दी रूमिनंट्स, इन दी रूमिनंट्स. ठीक आहे, रुमिनंट्स आणि कोण, गाय झाले, मग शिप झालं, मग त्याच्यानंतर गोट झाले, इनको हम रुमिनेंट्स बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद मंकी हो गया. ठीक है, मनी लिख दी मैंने, सॉरी, मंकी. ओके, रुमिनेंट्स हो गया, मंकी हो गया, इनमें ये क्या होता है, यूजफुल होता है. अगर आप ये वाला जो स्लाइड है, खूप जास्त इम्पॉर्टंट स्लाइड आहे, 3 मार्काचा क्वेश्चन भरपूर झालाय, भरपूर. सी, काय काय क्वेश्चन असणार, सगळ्यात पहिले डेफिनेशन, वेस्टिजियल ऑर्गन द अंडर डेवलप एंड डीजनरेटेड ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे में यूजफुल नहीं है. सेकेंड थिंग, एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है. वी हैव ईयर पिना, वी हैव कॉकिक्स, वी हैव योर अपेंडिक्स, विजडम टीथ. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे आहेत. जर आपल्यामध्ये युजलेस आहेत, तर सगळ्या ॲनिमल्समध्ये युजलेस आहे का, आन्सर इज नो. दे आर युजलेस इन अस, बट दे मे बी यूजफुल इन दी एनिमल्स, दैट इज दी योर मंकी हो गया, डियर हो गया, कॉकिक्स हो गया, सॉरी नॉट कॉकिक्स, योर रूमिनेंट्स हो गया. इन लोगों में ये क्या होता है, यूजफुल होता है. तुम्हाला हे तिन्ही क्वेश्चन्स लर्न ठेवायचे आहेत. भरपूरदा पेपरमध्ये क्वेश्चन आलेला आहे. ठीक आहे, इट्स एन IMP क्वेश्चन. नेक्स्ट, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. सबसे पहले पैलेंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फॉसिल. पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉसिल, नहीं क्या, डायनासोर के बोन्स मिले, कंप्रेस हो गए थे बेचारे, नहीं क्या, मर के, तो वो जो भी हमको मिट्टी में मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल. सबको पता है, उसमें कुछ नई बात नहीं है कि आपको पता नहीं है कि फॉसिल मतलब क्या, राइट. सी, अगर हम बात करते हैं फॉसिल की, फॉसिल की स्टडी करके हम पता करेंगे कि ये कब का है, कितने साल पुराना है. वो एविडेंसेस भी हमारे प्रूफ है कि बाबा हाँ, हम लोग मतलब नहीं कि हमारे कोई ना कोई तो कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे. तो अभी यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का जो पूरा पैराग्राफ है ना, उसमें आपको कार्बन डेटिंग का डेफिनेशन दिया है. क्या लर्न करना है वो बता रही हूँ मैं. कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग मेथड, ये आपको डेफिनेशन क्या करनी है, लर्न करनी है. पहले बात तो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है वो समझो. जब भी कोई भी एक एनिमल बोलो, प्लांट बोलो, हम लोग हैं, हम लोगों की जब भी डेथ होती है तो कार्बन डिकेइंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है. क्या बोला मैंने, सी, आफ्टर द डेथ, okay, I will write with black. See, after death, कार्बन डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट. कार्बन का डिकेइंग प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट. और ये डिकेइंग करने में कौन हेल्प करता है, आपका जो C14 है. ये जो C14 है ना, कार्बन 14, कार्बन का आइसोटोप है, ये हमारे बॉडी में डेथ के वक्त वैसे स्टॉप हो जाता है, यानी इसका जो अमाउंट है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है, अभी क्या होगा, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, ओके, हमारे डेथ के बाद कार्बन की डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. इसमें क्या होगा, हमारा जो भी बॉडी में, अभी हम लोगों ने इतना सारा कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाया है, हमारे बॉडी में क्या है, कॉन्स्टेंटली कार्बन अमाउंट प्रेजेंट है. तो यहाँ पर स्पेसिफिकली C14 जो कि कार्बन का एक क्या है, आइसोटोप है. ये C14 जो है, ये ओके, जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है. अभी मुझे एक बात बताओ, एक प्लांट है वो बेचारा मर गया है, तो उसके बॉडी में कोई प्रोसेस स्टार्ट है क्या, नहीं. चालू है क्या, नहीं. हमारी कोई डेथ हो गई, एनिमल्स की डेथ हो गई, तो वो प्रोसेस चालू है क्या, नहीं. तो C14 का जो भी C14 का जो भी वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट रहना चाहिए था. इट शुड रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट.
बट झालं काय, हा कॉन्स्टंट राहण्याऐवजी इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंट जो C14 है और C12 है, इन दोनों का रेशियो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, रेशियो कॉन्स्टेंटली चेंज। इनको रहना चाहिए था कांस्टेंट, पर ये बार बार क्या हो रहा है, चेंज, बार बार क्या हो रहा है, चेंज। और हम लोग क्या कर सकते हैं, आफ्टर द डेथ ये C12 प्लस ये C14 का अगर रेशियो को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि उस एनिमल की, उस प्लांट की डेथ कब हुई थी। ओके, सो वो हमारा होता है कार्बन डेटिंग मेथड। क्या होता है वापस से देखो, सबसे पहले किस पर करेंगे, फॉसिल्स पर, या फिर जो भी डेथ हो चुकी है वो एनिमल या फिर वो प्लांट पर। ओके डन। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर होता क्या है, जो भी एनिमल है उसकी डेथ हो गई, उसके बॉडी में जो भी कार्बन कंजम्पशन है वो स्टॉप हो जाता है। खाता है क्या वो, नहीं ना, मरने का कोई खाता है क्या, नहीं, मर जाता है, तो कार्बन कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है। बट जहाँ पे हम लोग को, हमारी थिंकिंग ऐसी है कि C14 स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन C14 और C12 इन लोगों का रेशियो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, चेंज होते रहता है, होते रहता है। तो हम लोगों को अगर किसी एनिमल की डेथ कितने साल पहले हुई है, कितने दिन पहले हुई है, CID बघितलं है ना, फॉरेंसिक वाले यही करते हैं, C14 और C12 का रेशियो निकालते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो स्पेसिफिक एनिमल की डेथ कब हुई है। समझ लो, दिस वॉज योर कार्बन डेटिंग मेथड। एग्जाम में डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग, और एक जो चीज़ आपको याद रखनी है, सी तुमच्या बुकमध्ये तो चार्ट है, सेनोजोइक एरा, एव्स एंड ऑल, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सी आपके बुक का ये वाला जो चार्ट है, दिस इज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू, येतात ना ऑड मॅन आउट झालं, मग रिलेशन वाले क्वेश्चन येतात, तिथं हे येऊ शकतं. ओके, एव्स है, एव्स बोलो, बर्ड्स बोलो, मैमल्स बोलो, इसका आंसर कौन आएगा, सेनोजोइक एरा, लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट, रेप्टाइल्स के लिए कौन है, मिसोजोइक एरा. एम्फीबिया या फिर पाइसेस के लिए कौन है, पेलोजोइक एरा. इनवर्टिब्रेट्स के लिए भी कौन है, पेलोजोइक एरा. यानी इस एरा में वो एनिमल्स प्रेझेंट थे. एवढाच त्या चार्टचा अर्थ आहे. तुम्हाला चार्ट लर्न ठेवायचा आहे, कोणता एनिमल कोणत्या एराला होता हे लर्न ठेवायचं आहे. समझलं. ओके, नेक्स्ट थिंग के बारे में, कनेक्टिंग लिंक, वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को तो भी क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, राइट. सी जस्ट अ सेकेंड. ओके, खूप जास्त नाही का कन्साइज वेमध्ये तो पूर्ण पॅराग्राफ मी आणला आहे, ह्याच्यातून पण भरपूर वेळा क्वेश्चन आलेला आहे, म्हणून पूर्णपणे नीट एकदम लक्ष देऊन ऐका. कनेक्टिंग लिंक, some animals and plants show morphological characters by which they can be grouped into two different groups. म्हणजे काय, मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स, त्यांना बघून असं वाटतंय की अरे हा तर हा किडा आहे, लाईक ही इज आर्थ्रोपोडा, ही इज एनालिडा, पण नक्की त्यांना ठेवायचं कुठं, तर हे आपल्याला कळत नहीं. तो उनके कोई ना कोई तो फीचर ऐसे है जिससे हमको पता नहीं चलता है कि वो इस ग्रुप का है कि ये ग्रुप का है. तो मतलब वो दोनों ग्रुप के कैरेक्टर्स को दिखाता है, तो वो दोनों ग्रुप के क्या है, कनेक्टिंग लिंक है. तो ये भी हमारा एविडेंस है, यानी ये इससे क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ द एव्होल्यूशन. सी एग्जाम्पल्स नीट लक्ष द्या आणि खूप नीट लिहिलं आहे मी, तसंच लर्न करा. सी पेरिपॅटस, एक्झाममध्ये लिहिताना पण असंच लिहा की पेरिपॅटस त्याचा कोणता कॅरेक्टर, दी सेगमेंटेड बॉडी झालं, थिन क्यूटिकल, देन पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स. ओके, हे सगळे कैरेक्टर्स किसके रहते हैं, एनालिडा के. फाइलम स्टडी किया, राइट. मैं भी फाइलम का लेक्चर लेकर आऊँगी, तब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थिंग्स बताऊंगी कि कैसे फाइलम को लर्न करना है. ठीक है, सो ये जो कैरेक्टर्स है किसके होते हैं, एनालिडा के. और जो दूसरे कैरेक्टर्स इस पेरिपैटस में प्रेजेंट है, दैट इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैके से रेस्पायर करता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों कैरेक्टर्स एनालिडा के नहीं है, अर्थ्रोपोडा के. किसके हैं, अर्थ्रोपोडा के. यानी ये जो पेरिपैटस है इसमें एनालिडा के कुछ कैरेक्टर्स और कुछ कैरेक्टर्स अर्थ्रोपोडा के. यानी दिस पेरिपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा. वाई, कैरेक्टर्स के साथ ही लिखो, कैरेक्टर दिस फॉर द एनालिडा, कैरेक्टर दिस फॉर द अर्थ्रोपोडा, एंड देयरफॉर योर पेरिपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस एंड दिस, एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा. समझ लो. नेक्स्ट, डक बिल प्लॅटिपस, कॅरेक्टरिस्टिक दॅट इज लेइंग ऑफ एग. हे तर कॅरेक्टर रेप्टाइल्स आहे, पण डकबिल प्लॅटिपसकडं मॅमरी ग्लँड्स प्रेझेंट असतात, आणि मॅमरी ग्लँड्स तर फक्त मॅमल्सकडं असतात. यानी योर डकबिल प्लॅटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी रेप्टाइल्स एंड दी मैमल्स. ओके, लंगफिश, नाम में उसके लिखा है फिश, बट फिश नहीं है. फिश किससे रेस्पायर करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, गिल्स से. बट ये लंग फिश रेस्पिरेशन करता है विद द हेल्प ऑफ द लंग्स.
गिल से करना था, लंग से कर लिया, यानी ये कहीं ना कहीं तो क्या हुआ है, इसमें भी कुछ तो ये किसी का तो भी कनेक्टिंग लिंक है. इथं पेपरला क्वेश्चन येताना कसं येणार, पेरिपॅटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस एंड दिस, या फिर द डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा. आपको पता होना चाहिए इट इज पेरिपैटस. ओके. लास्टली आपकी बुक में एक लाइन लिखी है, ऑल दिस एग्जाम्पल शो दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम दी रेप्टाइल्स. ये जो एग्जाम्पल है, पेरिपैटस हो गया, डकबिल, प्लेटिपस, लंगफिश, ये एग्जाम्पल्स हमको बता रहे हैं कि हम मैमल्स किससे आए हैं, वी आर डेवलप फ्रॉम दी रेप्टाइल्स एंड दी एम्फीबियंस आर डेवलप्ड या फिर इवॉल्व फ्रॉम दी फिश. ही लाइन पण महत्वपूर्ण आहे. फिल इन द ब्लँक्स आ सकता है, ठीक द करेक्ट ऑप्शन आ सकता है. ठीक आहे, समजलं. कनेक्टिंग लिंक पण होप्स तुम्हाला खूप नीट समजलं असेल. नाउ विल टॉक अबाउट दी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. किसके बारे में बात करेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियोलॉजी म्हणजे काय, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, मॉर्फोलॉजी देख के बताया कि ये हमारे, हम इनसे आए हैं या नहीं, कॉमन एंसेस्टर्स हैं या नहीं, ऐसा हमने पता किया. नेक्स्ट फिर हमने एनाटॉमिकल यानी बोन की हड्डी देख के बताया, यार हाँ ओके कॉमन कुछ तो है. फिर हमने बात किया आपके पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की, यानी वापस से बोन्स के बारे में हमने स्टडी किया, कार्बन डेटिंग पढ़ा. उसके बाद हम लोग एक कनेक्टिंग लिंक, कौन किससे इवॉल्व है उसके बारे में बात की. उसके बाद अभी हम लोग आए हैं एम्ब्रियोलॉजी, यानी पूरे ने क्या माइक्रो लेवल पे आए कि हमारे एम्ब्रियोज भी सेम होते हैं क्या. चलो देखते हैं. सी, अगर आप स्टार्टिंग के फर्स्ट इनिशियल स्टेज में देखोगे, सबके सब सेम है. वो फिश का है या ह्यूमन का है या क्या बोलते हैं उसको, रैबिट का है, पिग का है, काऊ का है, किसको पता. इनिशियल स्टेज में सबके एम्ब्रियो कैसे दिखते हैं, सेम. जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती है आपको बाद में दिखेगा कि सब में क्या है, अलग है, मतलब हम सब अलग है. बट ये जो इनिशियल स्टेजेस है ये बताते हैं कि हम सब एनिमल्स का कोई ना कोई तो कॉमन एंसेस्टर है. ओके, सो ये आपका डेफिनेशन है. सिमिलैरिटीज इन द एम्ब्रियो इन द इनिशियल स्टेज दैट डिक्रीजेस ग्रेजुअली इंडिकेट दैट देयर इज अ कॉमन ओरिजिन. ये सारे एनिमल कोई ना कोई तो कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है. ये हमको इनिशियल स्टेज के सिमिलैरिटी से क्या होता है, पता चलता है. ठीक है, होप सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर डार्विन. किसकी थ्योरी पढ़ेंगे, डार्विन सर. ओके ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन कौन थे, डार्विन, चार्ल्स डार्विन. इन्होंने ना मतलब ये क्या, आइलैंड पे गए, फिर बर्ड्स के वगैरह बीक वगैरह की स्टडी वगैरह की. हम लोग वो चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे. आता आपलं एक्झाम लई जवळ आहे, आपण अजिबात टाइम वेस्ट करू शकत नाही. ओके, सीधे पॉइंट पे बात करते हैं. डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने थ्योरी दी थी कि नेचर सारी चीज़ें सेलेक्ट करता है. ओके, सी, चार्ल्स डार्विन had collected innumerable specimens of plants and animal. बहुत सारे plants के, animal के specimens इन्होंने collect किए. उसके बाद depending upon the observation, observe किया, उनकी study की, study करने के बाद उन्होंने एक theory publish की. क्या की theory, उस theory का नाम था natural selection, which preaches the survival of fittest. जो focus करता है कि fittest का survival कैसे होगा. fittest यानी क्या, जो भी fetus है, जो भी बेबी जो मदर के वूम में ग्रो हो रहा है, वो कैसे उसकी नहीं क्या सर्वाइवल होगी या नहीं होगी, ये नेचर पे डिपेंड है. तो कैसे डिपेंड होता है वो देखो. फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशी. डार्विन ने कौन सी बुक पब्लिश की थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशी. इसमें उन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था. बुकचं नाव माहिती पाहिजे. नेक्स्ट, while explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically, all the organisms compete with each other in a life-threatening manner. एकमेकांसोबत ते फाईट करतात का, जगण्यासाठी. त्यांना लाईफ म्हणजे नाही का जगायचंय, त्यांना राहायचंय, मग त्यांना काय करावं लागणार आहे, फाईट करावं लागेल. ओके, आणि फाईट करते करते एक दूसरे को मार भी डालेंगे तो भी चल जाता है, ऐसा थिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर. ओके, इन दिस कॉम्पिटिशन only those organisms sustain which shows modification essential for winning the competition. इसको जीतना है, इसको जीतना है, दोनों को भी जीतना है, दो ऑर्गेनिजम्स है. बट जीतने के लिए तुम में अपने आप में क्या मॉडिफिकेशन ला रहे हो, क्या चेंजेस ला रहे हो, उसी से डिपेंड होगा की तुम्ही गेम जिंकणार की नाही. ओके, जसं बोर्ड झाले, तुम्ही सकाळी उठून अभ्यास करता की नाही. सी सकाळी उठणं इज नॉट अ पॉईंट. मी पण नाईट आउल आहे. अजिबात सकाळी उठूनच अभ्यास केला की तुम्ही एकदम हुशार होता किंवा पेपरला लिहिता असं नाही आहे. किसी किसी को रात को स्टडी होती है, रात भर स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से पेपर लिख सकते हैं. ओके, फक्त क्या इंपॉर्टेंट है पता है, मेहनत.
मेहनत करोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल होगे, इसलिए मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो सुनो, however beside this natural selection also plays important role because nature select those organism which fit to live and rest perish. नेचर पहिली गोष्ट काय आपण स्टडी केलं उस बुक में, चार्ल्स डार्विन क्या बोले, पहली बात तो वो फिट, जो फिट है वो लोग ही रहेंगे। सेकेंड थिंग, जो अपने कंपटीशन में आगे जाने के लिए अपने आप में कोई ना कोई तो चेंजेस लाते हैं जीतने के लिए, वो लोग ही रहेंगे, ओके। और इसमें नेचर का भी बहुत हाथ है, नेचर भी क्या करता है, चूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, beside this natural selection also plays an important role because nature select those which fit to live and rest perish. Sustaining and selected organism can perform the reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters. जो कैरेक्टर्स उनके पास है वो ही उनके प्रोजनी के पास होगा। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड। बहुत टाइम तक डार्विन की बातें सबने सुनी, ओके डार्विन जो बोल रहे वो करेक्ट बोल रहे, करेक्ट बोल रहे। फिर बाद में निकले कुछ ऑब्जेक्शंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन यानी कुछ निगेटिव चीजें, या फिर उनको हम बोल सकते हैं उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया बाद में। क्यों? सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन इज ओनली नॉट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। हमेशा नेचुरल सिलेक्शन से ही एवोल्यूशन होगा ऐसा जरूरी नहीं। नेक्स्ट थिंग, डार्विन ने मेंशन नहीं किया था अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। कुछ अभी हमने क्या बोला, डार्विन ने क्या बोला कि तुम लोग बॉडी में क्या लाओगे, मॉडिफिकेशन लाओगे उस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए। अब वो जो मॉडिफिकेशन वो यूजलेस होगा या यूजफुल होगा उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। थर्ड थिंग, देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस और अब्रप्ट चेंजेस के बारे में उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अतः चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक का नाम लर्न रखो। नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्शंस लर्न ठेवा, पेपरला येतात, ओके डन। ये इतना सा पार्ट आपको अच्छे से करना है विद दिस पॉइंट, ठीक है, समझला असेल। चलो अभी नेक्स्ट है हमारे पास लेमार्किज्म। जीन बैप्टाइज लेमार्क, इनके नाम के ऊपर से आया है आपका लेमार्किज्म। जस्ट अ सेकेंड, सी वी हैव लेमार्किज्म। लेमार्किज्म को प्रपोज किसने किया या फिर ये थ्योरी किसने दी? जीन बैप्टाइज लेमार्क। इन्होंने क्या बोला था? The morphological changes occurring in a living organism are responsible for evolution. हमें अगर मॉर्फोलॉजिकली कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो रीजन है एवोल्यूशन का, एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज द एक्टिविटी और द लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। त्यांचं असं म्हणणं आहे एवोल्यूशन होगा कब? अगर आप में कोई तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा, और मॉर्फोलॉजिकल चेंज कब होगा? आपके डेली एक्टिविटी से। अगर आप लेजीनेस हो तो लेजीनेस से। तो ये सारे जो आपके एक्टिविटी से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से क्या होगा? आपका एवोल्यूशन होगा। उन्होंने आपके बुक में एग्जाम्पल क्या दिया है? ओके इसी को वहाँ पे आते हैं अपन। उसके पहले लेमार्क ने इस लेमार्किज्म को दूसरा नाम क्या दिया है? प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। हे पण लक्षात ठेवा, ओके। लेमार्किज्म को क्या बोलेंगे? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज करोगे तो अच्छी बात है, डिसयूज करोगे तो वो चली जाएगी। ऐसे एवोल्यूशन होता है, ऐसा लेमार्क ने बोला, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे तुमचा बुकचा पैराग्राफ, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटी और द डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेमार्क बोल रहे हैं कि अगर आपने यूज किया तो वो चीज़ इवॉल्व होगी, अगर आपने यूज नहीं किया तो वो चीज़ चली जाएगी, ठीक है। ये बात हम मानते हैं क्योंकि डार्विन ने कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी सेम बात की थी, ओके ठीक है। बट उन्होंने ये भी बोला कि ये जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होगा, यानी जैसे आपके बुक में ही उन्होंने ये बताया, एग्जाम्पल बताया, जो आयरन्स में थे, जो लोखंडचं काम करतो तो सारखं सारखं त्या लोखंडला म्हणजे क्या बोलते उसको, आयरन को ठोक ठोक के उसका जो शोल्डर है वो क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। तो उसके प्रोजेनी स्ट्रॉन्ग होगी सेम लाइक हिम, ऐसा जरूरी नहीं है। इफ देर इज अ जिम गाय, ही इज डूइंग अ कॉन्स्टेंट जिम, राइट, तो उसके मसल से तो जरूरी नहीं उसकी प्रोजेनी भी वैसी हेल्दी एंड जिम वाली होगी, राइट। सो ये जो है कि कैरेक्टर्स पास होंगे, दिस वॉज रिजेक्टेड, ठीक है। दी एंड देयरफॉर लेमा की थ्योरी क्या हो गई? डिसप्रूव हो गई, प्रूफ नहीं हो पाई। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच हैज एक्वायर्ड, जो हमने एक्वायर किया है, ओके, टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अगर वो कैरेक्टर्स पास होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे, यूज और डिसयूज नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिराफ का डायग्राम आपके बुक में दिया है। जिराफ वाला एग्जाम्पल क्या कहता है? लेमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल देके बताया था। जिराफ क्या कर रहा है?
ट्रीज को खाने के लिए अपने नेक को क्या कर रहा है, ऐसा उठा रहा है। तो जनरेशन बाई जनरेशन उसका नेक क्या हो जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको चाहिए ट्रीज के लीव्स खाने हैं। तो ये उसके नेक का वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, यूज करे जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन में पास होए जा रही है और उसके नेक बड़े हो रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल उसने बताया, बट ये हर केस में पॉसिबल है क्या, नहीं। सो इसीलिए लेमार्क की थ्योरी क्या हो गई थी, डिसप्रूव हो गई थी। ठीक है, होप सो आपको लेमार्किज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव योर स्पीशिएशन। क्या है, स्पीशिएशन। स्पीशिएशन के डेफिनेशन से बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अभी आपके पास कौन है, स्पीशिएशन। बात करते हैं स्पीशिएशन की। सी व्हाट इज स्पीशिएशन, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। अभी बहुत जमाने पहले जो प्लांट्स थे वो अभी है क्या, नहीं। एनवायरमेंट की वजह से न्यू प्लांट्स आ गए। जो एनिमल्स अब से 100 ईयर्स पहले थे, 1000 ईयर्स पहले थे, वो भी है क्या, नहीं। एवोल्यूशन एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से चेंज हो गए। तो यही आपका क्या है, स्पीशिएशन। यहाँ पर होता क्या है, सी स्पीशीज, हर एक स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की स्पीशी हो चाहे वो एनिमल की स्पीशी हो, वो लोग अपना एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल रिप्रोडक्शन। और इनमें कोई ना कोई तो नेचुरल रिप्रोडक्शन के बाद उस ऑर्गेनिज्म में जो भी चीजें आई है, जो भी प्रोजनी आई है, उनमें कोई ना कोई तो चेंज आती है। अब ये जो चेंज है वो कैसा होगा, जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक का रीजन क्या है, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस हो सकते हैं। ओके, सो नेचुरल रिप्रोडक्शन के बाद कोई ना कोई तो चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस कैसे, जेनेटिक चेंजेस, जीन में चेंज आ रहा है। जीन यानी क्या, स्टार्टिंग में स्टडी किया था, डीएनए का कोई भी छोटा सा सेगमेंट क्या होता है, जीन, उसमें जो भी चेंज आ रहा है वो जेनेटिक चेंज है। जेनेटिक चेंज का रीजन क्या है, जोग्राफिकल, एनवायरमेंट हो सकता है, एनवायरमेंट की वजह से चेंज आ रहा है, उसको अपन जोग्राफिकल चेंज बोलेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव चेंज, रिप्रोडक्टिव हैबिट में भी कोई ना कोई तो चेंज आएगी। और ये जो है रिप्रोडक्टिव एंड आपका जोग्राफिकल चेंज, इससे ही आता है, इसी को हम लोग बोलेंगे स्पीशिएशन। ठीक है, समझ ला सेल की व्हाट इज स्पीशिएशन। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट दैट इज द ह्यूमन एवोल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, होप सो मैंने ड्यूरेशन बहुत कम रखने का ट्राई किया है। ठीक है, लास्ट अभी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं एंड विल एंड इट। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन, सबसे पहले जो आपकी बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो आपका नेचर है। ओके, सी योर बायोडाइवर्सिटी, अगर आप इसको देखोगे तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ था, स्टार्ट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ था, स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे सबसे पहले क्या हुआ था, देखो जस्ट ए सेकेंड। सी सगळ्यात पहिले काय झालं होतं, जे डायनोसॉर्स होते, डायनोसॉर। ठीक है, डायनोसॉर अपियर हुए। तो जो पूरा तुमचा पॅराग्राफ आहे ना, त्याला फ्लोचार्ट फॉर्म मध्ये मी लिहिणार आहे। अपियर हुए कब, 7 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक है, फिर आगे फिर कौन डेवलप हुआ, मंकी डेवलप फ्रॉम लेम्योर, मंकी डेवलप्ड फ्रॉम लेम्योर। ठीक है, सगळ्या लाइन्स बघा, म्हणजे एक गिने चुने लाइन्स है जो बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए, वो भी करो, थोड़ा सा गो थ्रू करो। काहीतरी नवीन पेपर लाले तर तुम्ही काय करणार, PYQ के भरोसे पे सिर्फ मत जाओ। ठीक है, मंकीज डेवलप फ्रॉम द लेम्योर लाइक एनिमल्स। फिर देखो जो आपके टेल वाले मंकी, टेल ऑफ मंकी, ये हो गई डिसअपियर। ओके, हमारे तरफ आने का चेष्टा चल रहा है, यानी बंदर थे इंसान तक आने का चेष्टा चल रहा है, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ओके, द टेल ऑफ मंकी डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड 4 करोड़ ईयर्स अगो, 4 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक है, कौन से मंकीज थे, ऑफ अफ्रीका, ऑफ अफ्रीका। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, मेरा स्मॉल करते, ब्रेन एनलार्जमेंट, ब्रेन एनलार्जमेंट म्हणजे काय, ब्रेन मोठा झाला। ओके, साइज से ब्रेन क्या हो गया, इंक्रीज, प्लस आपके जो हैंड्स हैं वो डेवलप हुए, हैंड्स क्या हो गए, डेवलप। और इससे ये दोनों चीज़ों से कौन बना, आपका एप लाइक, एप लाइक इवॉल्व हुए, एप लाइक इवॉल्व्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये एप लाइक जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इसमें से सम रीच्ड, सम मतलब काही असे सगळे पसरले, एप लाईक झाले, काही नॉर्थमध्ये गेले, काही साऊथमध्ये गेले, काही ईस्टमध्ये गेले. ओके, सम वेंट टू साऊथ, सम वेंट टू नॉर्थ
and some went to East Asia. Okay, East Asia. Okay, अब इन लोगों में से क्या हुआ, जो ये लोग हैं, अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जिबॉन एंड ऑर्गन भूटान, ठीक है, ये बने। अब कुछ देखो एप लाइक जो बने, कुछ नॉर्थ में गए, कुछ साउथ में गए, कुछ ईस्ट में गए, कुछ वहीं पे रहे। ओके, सम रिमेन्ड इन अफ्रीका, सम रिमेन्ड इन अफ्रीका, ठीक है, जो अफ्रीका में रहे वो लोग क्या बने, वो लोग बने आपके गोरिल्ला एंड योर चिंपांजी, गोरिल्ला एंड चिंपांजी, ठीक है। अब ये कब की बात चल रही है, 2.5 करोड़ ईयर्स अगो की बात चल रही है, ठीक है। अब 2 करोड़ ईयर्स अगो क्या हुआ, 2 करोड़ ईयर्स आगे एप जो है, एप के जो हैंड्स है ना, वो खाने के लिए यूज होने लगे। बंदर ऐसा हाथ से नहीं खा सकते, हम खा सकते, राइट। सो एप के हैंड्स ईटिंग के लिए यूज होने लगे, यूज्ड फॉर ईटिंग, यूज्ड फॉर ईटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ये जो एप है ये लोग लिव करने लगे लैंड पर, लिव ऑन लैंड। जैसे ये लोग जमीन पर आए, फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गया, फॉरेस्ट क्या हो गया, डिक्लाइन, डिक्लाइन, ठीक है। नेक्स्ट ये जो एप है, इनका जो पेल्विक गर्डल है वो डेव्हलप हुआ। पेल्विक गर्डल म्हणजे काय, जी कमरेची बोन असते त्याला आपण बोलतो पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल क्या हो गए, डेव्हलप, डेव्हलप। और पेल्विक गर्डल डेवलप होने की वजह से ये लोग रहने लगे इरेक्ट, इरेक्ट यानी व्हाट, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये लोग हो गए इरेक्ट, डन। उसके बाद यहाँ पर से अभी आपका और एक जो चीज़ें है वो आपको याद रखनी है। हे सब थोडासा रट्टा वाला पार्ट आहे, तुम्हाला लर्नच करायचं आहे, असं ना तसं एक्सप्लेन करायचं काहीच नाही आहे। जे फर्स्ट ह्युमन आहेत, ओके, विथ इरेक्ट पोस्चर, विथ इरेक्ट पोस्चर कधी भेटले, 2 करोड़ ईयर्स अगो, 2 करोड़ ईयर्स अगो, ठीक आहे। जे ह्युमन लाईक ॲनिमल्स आहेत, सॉरी ह्युमन लाईक आहेत, ते कधी भेटले आपल्याला, त्याला आपण बोलणार आहे रामापॅथिकस एप, रामापैथिकस एप, ओके। और ये मिले आपको कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया एंड योर ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट ये जो एप है वो लोग ग्रो हुए, एप ग्रो हो गए, ग्रो होकर क्या बने, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ओके। अब से 40 लाख ईयर्स पहले, ओके, अबाउट 40 लाख ईयर्स अगो, ईयर्स अगो, ओके। आता ये मैंने आपको क्या बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, ओके। क्या थी हिस्ट्री, वापस से देखो, मैं वापस से आपको बताती हूँ, ओके। क्या थी हिस्ट्री, सी ह्यूमन एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी हुई, बायोडाइवर्सिटी में कौन आ रहा है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारा ये पूरा नेचर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। डायनासोर अपियर हुए अब से 7 करोड़ ईयर अगो, ओके। फिर मंकी डेवलप हुए लेम्योर लाइक एनिमल्स से, टेल लाइक मंकी डिसअपियर हुए, ब्रेन के एनलार्जमेंट हुए, हैंड्स डेवलप हुए, उनसे बने एप, एप कुछ उसी जगह पे रह गए, कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट वगैरह उस साइड में चले गए, जो वहीं पे रह गए उनसे बने गोरिल्ला एंड चिंपांजी। फिर उनसे बने एप, एप ने हाथों से खाना खाना स्टार्ट किया, उनका पेल्विक गर्डल डेवलप हुआ, वो लोग स्ट्रेट खड़े रहने लगे, ठीक है। और जो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, जो फर्स्ट ह्यूमन है विथ इरेक्ट पोस्चर, स्ट्रेट वाला, आज से 2 करोड़ ईयर्स अगो का आपको मिला है। नेक्स्ट ह्यूमन लाइक कौन है, रामापैथिकस। जो एप है वो लोग ग्रो हुए, इंटेलिजेंट हुए आज से 40 लाख ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद आपके बुक का जो 2 लाइन्स है जो बहुत बार आपके डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स जैसे आए हैं, वो है आपका ये, फर्स्ट वाइज मैन किसको बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, नियंदरतल मैन, नियंदरतल मैन is considered as first wise man, first wise man, हे लक्षात ठेवायचं आहे, नियंदरतल मॅन, ओके। एक्झाम्पल ऑफ द फर्स्ट वाइज मॅन, ओके। नेक्स्ट क्रो मॅग्नन मॅन कधी डेव्हलप झाले होते, क्रो मॅग्नन मॅन evolved your 50
1000 years ago. ठीक है, हे तुम्हाला समझलं असेल. ओके, सो यहाँ पर हमारा चॅप्टर क्या होता है, समाप्त. ओके, होप सो तुम्हाला आजचं जे मी वन शॉट क्रिएट केलं होतं, एक वेगळ्या प्रकारचं वन शॉट क्रिएट करायचा ट्राय केला आहे. पूर्ण चॅप्टर एका पेजमध्ये कन्साइज वेमध्ये मी ट्राय केला आहे पूर्ण फिट करायचा. एक्झामला जाताना फक्त हे PDF जर तुम्ही ओपन केली, फोटो जर झूम करून बघितलं, पूर्ण चॅप्टर काय होणार तुमचा, रिवाईज होणार आहे. ठीक आहे, होप सो तुम्हाला चॅप्टर आवडला असेल तर नक्की कमेंट करा एंड ऑल्सो लाइक करा. ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, नेक्स्ट जो वीडियोज़ है बहुत ही जल्दी ये पूरी वन शॉट की सीरीज़ क्या होगी, कंप्लीट होगी. बोर्ड एग्जाम से बहुत ही पहले आपका ये सीरीज़ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. प्लीज़ प्लीज़ खूप जास्त प्रेम दाखवा या वन शॉट सीरीजवरती. ओके, थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.